इस पर आपको 1-1 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसमें जजेस के सवाल भी शामिल हो जाएं, तो उस पर आप 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। आरती जी, कोई सवाल आपका इन दोनों से? अंजना जी, मुझे लगता है कि सवालों की बौछार आलोक जी ने की है और वो बहुत ही वैलिड सवाल है कि क्या कितने घुसपैठिए हैं बिहार में जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। पूरे देश के सामने ये सवाल है कि वाकई कितने घुसपैठिए और कितनी नौकरियां वो ले रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब अगर पैनलिस्ट दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये मुझे लगता है प्रदीप भंडारी जी ठीक ठाक देंगे। ये तो आपको कोई श्लोक सुना देंगे। हाँ, फैज खान मेरा भी यही सवाल है, जवाब दीजिए। कितने आए हैं, कितने हैं और किसको निकाला? ऐसे ऐसे करके एकदम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। घुसपैठिए आ रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, हम धर्म की स्थापना करेंगे। अच्छा, आपका 20 सेकंड निकालूंगी मैं उसमें से। प्लीज 20 सेकंड निकलेगा। तब कोई सवाल जो आपको पूछना हो? एक आलोक शर्मा जी ने आंखें खोल दी, आप सबने भी देखा होगा कि कैसे घुसपैठिए का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और उसे हम जब राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं तो यही आरोप प्रत्यारोप होते हैं और इस समस्या का समाधान नहीं होता है। ये चुनाव की बात है, अभी मुद्दा उठेगा फिर सभी भूल जाएंगे। और वारिस पठान जी से एक सवाल ये है कि आप मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो तो ठीक है, पर बात बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, आप सीमांचल तक ही क्यों रहते हैं? मैं एक आपको पहले ये क्लेरिफिकेशन दूरबीन से करूं खोजते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इनकी पार्टी खोजती है कौन सी सीट पे ज्यादा मुस्लिम वोट है। नहीं, गलत है, ये इल्जाम है, ये गलत बेबुनियाद इल्जाम है। हम सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग, दलित भाइयों की, सबके लिए हम सवाल करते हैं, सबके लिए आवाज उठाते हैं। सीमांचल वो क्षेत्र है जहाँ पे ये एक समस्या है जो बराबर। अभी आपके सवाल का 2 मिनट 1 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। रुकिए, अरे वो भी सवाल पूछ ले। क्या पठान साहब आप हैदराबाद से कहीं बाहर आएंगे? जब इलेक्शन होता है तभी नजर आते हैं बिहार में। जवाब देता हूँ आपको, हैदराबाद से बाहर आए और 2014 में पहला एमएलए जीत के आया वारिस पठान, भाई कल्ला मुंबई से। आपके सारे एमएलए जो है जो रूलिंग पार्टी में चले गए। चलिए, दोनों का जवाब दे रहा हूँ। सारे आरजेडी में चले गए, ये भी सच है। चलिए रुके 1 मिनट पर रिबटल राउंड और जजेस की बातों का जवाब देने का आपका समय मोहम्मद फैज खान साहब शुरू होता है अब। बेशक घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है, तभी यहाँ पर इस पर डिबेट हो रही है, और घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है इसलिए यहाँ पर सफेद गमछा पहने वाले कई सारे भाई बहन इधर लाल गमछे की तरफ आ रहे हैं। बेशक घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है, यदि आपको ये बात नहीं लगती है तो बात वो कहिए जो कागज पर लिख कर देने का आप में दम और उसके नीचे हस्ताक्षर कर सके। मैं यहां जो बात कहूंगा उसे लिख कर दे सकता हूं, लेकिन आपके सुप्रीम लीडर जो बात कहते हैं वो उसे लिख कर नहीं दे सकते। तो घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है, आप इस बात को समझिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। कितनी संख्या है नहीं पता, टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी जब काला वाला पड़ेगा ना स्प्रे, तो सारे कीड़े मकोड़े निकल कर बाहर आएंगे। जो मैं इंसेक्ट और छिपकलियों की बात कर रहा था, ये एसआईआर वही है जो कि इनको बाहर लाने के लिए काम कर रहा है। मैं कहना यह चाहूंगा कि जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए और सारी गंदगी साफ करने में बेहतर चाहिए। चलिए, सफाई कर रहे हैं। अब आपका जजेस के सवाल का और रिबटल राउंड किसी भी पार्टिसिपेंट का जवाब देने का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं दोनों तीनों सवालों का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरा जो सवाल था उसको मुझे जवाब ही नहीं मिला कि कितने घुसपैठिए आए हैं, कितनों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और कितनों को सरकार ने निकाल के बाहर फेंक दिया। उसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है, बस घुसपैठिया आ गए। बात नंबर 2, जज साहब ने पूछा कि वारिस भाई आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं सीमांचल के अंदर। मैं बोलना चाहूँगा आपको जज साहब बड़े एहतराम के साथ कि अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश के राज में मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ, बहुत भलाई किया। मैं पूछना चाहूँगा, बरसोई के अंदर सीमांचल बरसोई में इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे के ऊपर कुछ युवाओं ने संवैधानिक तरीके से जाके वहाँ पे प्रदर्शन किया था। डीएम के आदेश के ऊपर गोली मार गई, 2 युवाओं की जान चले गई। मुझे बताइए, क्या नीतीश उनके घर पे मिलने गए या तेजस्वी उनके घर पे मिलने गए? कोई नहीं गया मिलने के लिए। गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ना उन्होंने कॉम्पेंसेशन दिया ना कुछ दिया। तो आप बात करते हो क्यों? बिल्कुल। और आपका जो इल्जाम है रॉन्ग है कि हम खाली मुसलमानों की बात करते हैं। बिल्कुल मुसलमानों की तो बात करते ही है, साथ में हमारे दलित भाई, पिछड़ा वर्ग, सबकी बात करते हैं। और बात नंबर 3, जैसा जज साहब ने कहा कि हैदराबाद से बाहर निकलेंगे कि नहीं, तो मैं याद दिलाऊं सर, 2014 में हैदराबाद से बाहर आए, पहली मर्तबा एमएलए का इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट एमएलए वारिस पठान जीत के गया महाराष्ट्र की असेंबली में। समाप्त हो गया प्रभु, रखिए। कंप्लीट करने दो। बहुत अच्छा।
एक एक जो दोनों हिस्से, आप लोग बैठ जाइए, आप दोनों आइए, प्रदीप भंडारी जी और प्रियंका भारती जी। एक एक सवाल आप लोगों से लेंगे और उस सवाल का जवाब देते हुए आप रिबटल राउंड में 1-1 मिनट के लिए बोलेंगे। इस हिस्से से कौन पूछना चाहता है? आप आइए। तुम नेता भी बनोगे और सवाल भी तुम्हें, दूसरों को मौका दो। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि बिहार में अब शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे खत्म हो गए हैं। जो रातों रात बिहार में पुल चोरी हो जा रहे हैं, कभी सड़क चोरी हो जा रहे हैं, ये सब मुद्दे खत्म हो गए हैं। जो अब यहाँ पे कभी घुसपैठिया, कभी मोदी जी की माँ को गाली देना, ये सब मुद्दे लाए जा रहे हैं बिहार के चुनाव में। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी माँ को गाली दी जाए? अरे नहीं अच्छा प्रभु, लगेगा। प्रभु किसी को भी कभी अच्छा नहीं लगेगा किसी की भी माँ को गाली दी जाए। बात चुनाव के उससे नहीं जुड़ी हुई रहती है। मैम मेरा मुद्दा ये है कि आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में जॉब्स नहीं मिल रही है, सरकारी जो नौकरियां हैं वो कम हो गई है और जो दलित पिछड़ा वर्ग है वो वहीं रह जा रहा है। पर आप ये नहीं देख रही कि वही जो घुसपैठी है वही बांग्लादेशी हमारी छाती पर आकर बैठ गए। चलिए, तो इसका जवाब देते हुए आप बोलेंगे। 1 मिनट का समय आपका प्रदीप भंडारी जी। चाहता हूं कि सवाल मेरे पे इतने आरोप यहाँ पे भी लगे, पहले ये भी लगा दें, फिर मैं सबका जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपने भी उस वक्त मुझसे ही सवाल पूछा था आंकड़े कितने, क्योंकि इनसे शुरू करिए। आप बोलिए। मैं यहाँ पर बैठती हूँ, आप लोग तय कर लीजिए। पहले प्रियंका सवाल- भारती जी, ठीक है, इस विषय पर बोलने का आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले मैं कंडेम करना चाहूंगी जो अभी इससे पहले फैज खान जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा सफाई मेहतर करेगा। ना, अब सफाई मेहतर नहीं करेगा। संविधान लागू है, सब बराबर सफाई करेगा फैज खान जी। और दूसरा बात, बिहार में 2,60,000 लोग डोम समुदाय से आते हैं। आपको पता है उनमें डॉक्टर्स कितने हैं? मात्र 19, इंजीनियर मात्र 63। इसी सोच के कारण जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी तब तक लोग बराबरी पर नहीं आएंगे। दूसरी बात, अभी जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ पर बोल करके गए कि 2 करोड़ घुसपैठिया है। नहीं, फिर वहां आप गलत, क्योंकि खुद एसआईआर में चुनाव आयोग ने अफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, एक को घुसपैठिया नहीं मिला, फिर खत्म। उसके बाद आपने बोला सैचुरेशन रेट बहुत ज्यादा है, आधार कार्ड बहुत ज्यादा बन गया, फिर वहां गलत, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप आंकड़ा जोड़ रहे हैं ना, आप आबादी ले रहे हैं 2011 के सेंसस वाला, आधार कार्ड जोड़ रहे हैं अभी वाला, तब तो फिर गड़बड़ाएगा ही। और आखिरी बात, हम बिहार से हैं, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भुखमरी, और जब तक इसकी समस्या खत्म नहीं होती है। समय समाप्त हुआ। अब चलिए उस बच्चे के सवाल का जवाब देने का और जो आपका रिबटल आपको करना हो किसी पार्टिसिपेंट का, आपका 7 सेकंड का समय प्रदीप भंडारी जी शुरू होता है अब। यहाँ पे एक जज झारखंड से आते हैं। झारखंड के अंदर कोई भी जाएगा देखेगा कि वहां पे संथाल परगना के अंदर डेमोग्राफी बदली जा रही है और वहां पे घुसपैठिया बढ़ रहे हैं। ये बात मैंने नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा। यहाँ पे एक जज जम्मू कश्मीर से आती है। 70 सालों तक इन्हीं नेता कहते थे अरे आर्टिकल 370 एब्रोगेट, पंडितों की बात करना, तुम कम्युनल कर रहे हो। 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटा, कम्युनल मुद्दा नहीं था, देश का मुद्दा था, परंतु यही नेता कहते थे क्यों उठा रहे हो। अब मैं आता हूं घुसपैठियों के मुद्दे पे। जब एनआरसी लागू करने की बात हुई थी, कौन से लालटेन वाले थे घूमते थे जिन्हें बिहार को 70 साल तक सिर्फ लालटेन दिया? क्या बोले लालटेन वालों ने? अरे एनआरसी ला रहे हो। क्या इंटेंट था एनआरसी का? घुसपैठिया हटाने का इंटेंट था। कौन विरोध में आए थे? यही विरोध में आए थे। सीए के वक्त क्या कहा था? मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कोई एक मुसलमान की नागरिकता गई? पूछना चाहता हूं किसी से, बताओ गई? ये पूरे वक्तव्य में मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये मुसलमान को लेके आए। अरे भारत पे भारतीयों को होगा, भारतीय मुसलमान को होगा, भारतीय हिंदू का होगा, भारतीय क्रिश्चियन का होगा, घुसपैठियों का क्यों होगा? रोजगार भी भारतीयों को मिलेगा। बिहार की बात करते हैं। समय समाप्त हुआ। मिस्टर भंडारी, समय समाप्त हुआ। पर इतना जरूर है कि इधर से जो नेताजी आए थे वो आपके लिए ताली बजा रहे थे। ये क्या हो गया? ये बहुत अच्छा, लेकिन दोनों ने जबरदस्त तरीके से अपनी अपनी बात रखी है। जो आखिरी दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएं, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर आकर बोलना शुरू करें, आप लोग आइए, आप दोनों आइए। क्या आपका तो कभी मन नहीं भरता? 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले चुके हैं आप। सुनिए, आप में से कोई ऐसा जो गमछा बदलना चाहता है? आपको बदलना है, ठीक है, उठिए। वाह, 2 ही लोग। कान में जजेस इसकी इजाजत अगर देते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, अलाउड है। चलिए भाई, जाइए कानाफूसी कीजिए। वैसे भी आपको रिश्ता रखना है अभी कुछ दिन, जब तक पलटते नहीं है नीतीश बाबू। आपको भी बदलना है क्वेश्चन, ठीक है। तो सब आवाज आ रही है मुझे, सब आवाज आ रही है। 2 लोग अभी बदले, एक लाल में और दूसरा वो लड़का कहाँ गया? अच्छा, नीले में। तो भाई यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। पहले वाले में एक तरफा था मामला, ठीक है। 1 मिनट का रिबटल राउंड में बोलने का आलोक शर्मा जी आपका समय शुरू होता है अब।
देखिए, मुझे लगता है घर का मुखिया ही 11 साल के बाद कहे कि मेरे घर में घुसपैठिए घुस आए हैं और मेरे घर के संसाधन खा गए हैं, तो क्या उस मुखिया को घर का मुखिया बने रहने का कोई अधिकार है? अगर इलेक्शन कमीशन खुद ही कहे कि मेरे यहाँ पर घुसपैठियों के वोट बन गए हैं, तो क्या उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? अगर 25 अगस्त को 2025 में सुप्रीम कोर्ट पूछे कि आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का क्या है, और सरकार कहे कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर नहीं है, तो क्या गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? एसआईआर में ये नहीं पता कितने घुसपैठिए के वोट बने कि नहीं बने। अब हम केवल ये कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि कितना आंकड़ा है, कितने घुसपैठिए यहां पर देश में आए हैं, और 7 दिन का समय है आपके पास। एफिडेविट के साथ बताएं, नहीं तो देश के सामने माफी मांगे और बिहार की जनता को गुमराह करना बंद करें। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। 1 मिनट का आपका डॉक्टर संजय कुमार, समय शुरू होता है अब। तो जो घुसपैठियों का मामला है और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि आप आंकड़े बताएं, आंकड़े बताएं, ये कोई मैजिक नंबर नहीं है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तुरंत आकर आंकड़े बता देंगे और लोगों को यहाँ से भगा देंगे। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसमें हमें बहुत ही ध्यान से काम करना है। और इसीलिए जो लाल किला से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है नेशनल डेमोग्राफिक मिशन की, तो डेमोग्राफिक मिशन जो है इस पे काम कर रही है, करेगी। और जो भी एसआईआर के अंदर भी जो डिलीशन हुआ है उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे। तो ये स्टेप वाइज धीरे धीरे किया जा रहा है। मैं तो मानता हूं कि एक पुरानी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो रोम जो है एक दिन में नहीं बना था। तो ये जो पूरा घुसपैठियों का मामला है, जो गलत लोग आकर हमारे जमीन और हमारे अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे युवाओं के रोजगार को ले रहे हैं, इनको हटाने का जो कार्य है ये धीरे धीरे ही हो पाएगा और ये स्टेप वाइज ही हो सकता है। और ये कार्य चालू हो चुका है और ये धीरे धीरे होकर और ये जरूर कुछ ना कुछ समय अच्छा समाप्त हुआ। जबरदस्त पारी खेली है सबने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। वारिस भाई का मन ही नहीं भरा है। अरे माइक नहीं है, माइक नहीं है, माइक नहीं है। आप लोगों ने घुसाने का काम किया है तो निकालना इतना आसान नहीं है। किसी चीज को खराब करना आसान है, किसी चीज को खराब करना आसान है। आप लोगों को कुछ पूछना है इनसे, लेकिन उसको जल्दी से समय लगता है। बस। अरे माइक नहीं है, माइक नहीं है आपके पास, आवाज ही नहीं जाएगी। आप लोग रुक जाइए जल्दी से। अगर जजेस को कुछ पूछना है इन दोनों से, छोटा छोटा सवाल, इसके बाद हम वोटिंग कराएंगे। एक सवाल आपसे है संजय जी। आपने इम्पोर्टेंट बात कही है कि एक लंबा प्रोसेस है, इसमें आइडेंटिफाई करना, फिर कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन है, इसमें लंबा समय लग सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आइडेंटिफाई जब हो जाते हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, चूँकि आप सत्ता में हैं, ऐसी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स है बांग्लादेश के साथ या म्यांमार के साथ या जहाँ से भी घुसपैठिए आ रहे हैं कि वो वापस उन घुसपैठियों को ले लेंगे? क्या ऐसा सरकार के पास कोई योजना है या कोई रोड मैप है? देखिए, जो मैंने कहा कि नेशनल डेमोग्राफिक मिशन जो बना है उसके अंतर्गत ये कार्य पूरा किया जाएगा, इसको आगे ले जाया जाएगा। और जब भी इस तरीके की बात आगे बढ़ेगी तो जहाँ पर भी हमें इंटरनेशनल इंटरवेंशंस करनी होंगी सरकार के साथ, वो समय आने पर किया जाएगा, है ना। वो जब समय आएगा तो उसको किया जाएगा। नई नई चीजें इमर्ज करती हैं, नई नई चीजें जब इमर्ज करती है तो हम उसके हिसाब से उसका रास्ता ढूंढते हैं। और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के अंडर में इतना कैपेबल जरूर है कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी, बनेगी, तो हम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक तरीके से। मोहम्मद अमीन साहब, आप इनसे पूछना चाहते हैं? शर्मा जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी तो आप 11 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी सरकारें इतनी बार रहीं आज़ादी के बाद से आज तक, क्या आपके पास पुराने आंकड़े हैं आपने इकट्ठे करके रखे हुए थे जो सरकार को दिए हैं और सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया? देखिए, मुझे लगता है कि सारा काम विपक्ष या कांग्रेस ही करके चली जाती तो क्या ये सरकार पकौड़े तलने के लिए आई थी? ये तो आप जब आरोप लगा रहे हैं, आज जब आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के पास, तो आपके पास पुराने आंकड़े होने चाहिए। सुन लीजिए मेरा, आप सत्ता में थे। अरे प्रभु, मेरा उत्तर तो पूरा सुनिए आप। मेरा केवल ये कहना है कि आसाम में केवल इस तरह की एक एक्सरसाइज हुई थी और वो भी कांग्रेस ने ही कराई थी और उसमें 17 लाख विदेशियों को पाया गया था। उसके बाद किसी भी राज्य में, क्योंकि एनआरसी जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, बीजेपी के ही 2 मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम एनआरसी नहीं कराएंगे, और उसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल थे और आसाम के मुख्यमंत्री भी शामिल थे।
आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है, ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या, आप कैसे भेजते हैं? ढाका के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं। अभी कह रहे हैं साहब परिस्थिति अभी नहीं आई है, परिस्थिति आएगी तो करेंगे, लेकिन लाल किले से आप चिल्ला के वोट मांगेंगे। अभी परिस्थिति नहीं आई है, अभी परिस्थिति आएगी तो कोई ना कोई रास्ता बनाया जाएगा। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, पहले से चला आ रहा है, और उसी के तहत 2004 से 2014 तक लगभग 90,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया था। और अब क्या है, अब लगभग 3,000 को भेजा गया है पिछले 10-11 साल में। और देश के प्रधानमंत्री हल्ला इतना मचाते हैं जैसे बहुत कुछ कर दिया हो, कि लाला रामदेव के सारे ट्रक लगा के खड़े कर दियो और वही भेज के आएंगे। अब देश के प्रधानमंत्री को सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो स्वयं लाल किले की प्राचीर से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं।